सुबह होने पर हमारे शाओचे को पता लगता है कि किंगवे आकर उसके ऊपर ब्लैंकेट उड़ाकर गई थी। तो वो अपने घर के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है कि हनी, तुमने मुझे सुबह उठाया क्यों नहीं? बहुत ज्यादा लेट हो गया ना। अब जल्दी चलो, हमें दादाजी से मिलने जाना है, वो वेट कर रहे होंगे। तो वो भी काफी अच्छे से तैयार होकर आती है, जिसे देख कर तो इसका दिल खुश हो गया था। वो दोनों दादाजी से मिल रहे थे, जहाँ दादाजी उनकी शादी को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। किंगवे का प्लान था कि वो उन्हें सब सच बता दे, पर शाओचे उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए ऐसे दिखाता है जैसे कि वो सच में काफी अच्छे कपल है, पर वो उसका हाथ झटक देती है। वैसे तो वो उसे खुद को छूने नहीं देती, पर यहाँ शाओचे दादाजी के सामने काफी फायदा उठाता है। वो उसे कंधे से पकड़कर अपने क्लोज कर रहा था, पर यहाँ वो उसे फ्रीज कर देती है। पर ये तो दादाजी के सामने कहता है कि हम नेक्स्ट ईयर आपको एक अच्छा सा ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड देंगे। दादाजी से मिलके आने के बाद किंगवे उसे पूरा का पूरा फ्रीज करके वहीं छोड़ देती है। वो कह रहा था कि तुम्हें थोड़ी सी रहम दिखानी चाहिए मेरे ऊपर। वो तो काफी ज्यादा गुस्सा थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे छूने की, दोबारा छुआ ना तो मैं तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगी। तो वो कहता है कि मैं तो ये दादाजी को खुश करने के लिए कर रहा था, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? ये सुनकर वो भी थोड़ी सी इमोशनल होकर उसे अनफ्रीज कर देती है। अब वो तो अपने कल्टीवेशन में लग गई थी, यहाँ ये नौटंकी जाकर उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। तो वो उसे काफी गुस्से में घूर के देख के कहती है क्या है? तो वो कह रहा था कि हनी, आज जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था ना, तो मैंने जो कहा था वो सच कहा था। वैसे मैंने जब तुम्हारा हाथ पकड़ा तो मैंने गलती से तुम्हारी नब्ज पकड़ ली थी। तो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता लगी है कि जब भी तुम अपने आइस मिस्टिक की पावर को यूज करती हो, तुम्हारी बॉडी 3 मिनट के लिए फ्रीज हो जाती है, और जैसे जैसे तुम्हारी कल्टीवेशन आगे बढ़ेगी ये टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, जिससे तुम्हारी बॉडी में और भी काफी सारे चेंजेस होंगे। ये बोलने के बाद वो छुपते हुए कहता है कि मुझे पता है तुम्हारी बॉडी में और भी लेडीज प्रॉब्लम्स हैं। तो वो उसे कहती है कि छुपो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। तो वो फिर काफी चौंकते हुए कहता है कि मैंने जो कहा वो सच है ना? तो वो बताती है कि हाँ ये सच है। आइस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के लोगों को काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जिस वजह से वक्त के साथ उनकी बॉडी वीक पड़ती जाती है। तो ये सुनने के बाद शाओचे कहता है कि यही वजह है ना कि तुम्हारे सेट के लोग काफी कम जीते हैं बाकी सेट के मुकाबले, और इतनी हार्ड प्रैक्टिस की वजह से वो अपने माँ बनने की शक्ति खो देती है, और यही वजह है कि वो झूठ बोलती है कि वो रिलेशनशिप नहीं रख सकती। तो वो अपनी पावर रिलीज करते हुए गुस्से में उसे चुप होने का कहती है कि खबरदार मेरे सेट को नीचा दिखाया तो। पर शाओचे कहता है कि मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। वो कहती है सच में? वो कहता है हाँ, ना केवल ठीक कर सकता हूँ बल्कि मैं तुम्हारी मिस्टिक पावर को 3 गुना ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो क्या तुम ट्राई करना चाहती हो? तो ये सुनने के बाद वो कहती है कि अगर तुम नहीं कर पाए ना तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगी। तो वो अपना एक्यूपंक्चर किट लेकर बैठ जाता है उसकी ट्रीटमेंट करने। वैसे ट्रीटमेंट के साथ वो थोड़ी सी फ्लर्टिंग भी कर रहा था, आदत से मजबूर, और उसे पता भी नहीं चलता ये कब उसे एक्यूपंक्चर कर देता है, और उसे उसके हाथों को रिलैक्स रखने का बोलकर हेवनली पॉइजन पर्ल का यूज कर रहा था। यहाँ उसकी इस तरीके की एबिलिटी को देखकर किंगवे सोच रही थी कि पूरे टियानशुन कॉन्टिनेंट में सिर्फ 2-4 ही ऐसे मेडिसिन मास्टर हैं जो इन सब का क्योर जानते हैं। लगता है कि ये सच कह रहा था। अपना काम खत्म करने के बाद शाओचे कहता है कि अब तुम टेस्ट कर सकती हो। तो वो अपने दोनों हाथों से अटैक करके देखती है, जहाँ क्योर करने वाले हाथ की स्पीड की पावर काफी ज्यादा थी। तो वो ये देख के काफी ज्यादा खुश होती है। और यहाँ शाओचे बताता है कि लंबे समय तक आइस की पावर यूज करने की वजह से मेरिडियंस ब्लॉक होने लगती है, इसलिए पावर कम यूज होती है। पर जैसे ही इसे क्योर किया जाता है और फिर जो ब्लॉकिंग थी वो खत्म हो जाती है, और ठंडी हवा के साथ ये पावर 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पूरी बॉडी का इसका क्योर किया जाए तो तुम्हारी पावर 10 गुना ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये सुनने के बाद किंग ये कह रही थी कि क्या तुम ये कर सकते हो? वो कहता है कि हाँ, तुमने देखा ना, मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ। तो किंगवे से पूछती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? तो वो कहता है हाँ। तो फिर अपने कपड़े उतारो। तो वो उसे फिर से अपनी पावर दिखा के डराते हुए कहती है मरना है तुम्हें? वो कहता है कि अगर तुम्हारे मेरिडियंस को अनब्लॉक करना है तो तुम्हारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना होगा ना, तो कपड़े तो उतारने पड़ेंगे, और अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो खुद से कर लो। उसका तो दिल कर रहा था कि अब उसकी बात मानते हुए किंगवे अपनी ड्रेस को उतार देती है, और ये देखने के बाद तो ये ठरकी जनाब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वाओ, मैं तो जीत गया। और फिर काफी फोकस के साथ वो एक्यूपंक्चर स्टार्ट करता है, जहाँ किंगवे की पूरी बॉडी को रिफाइन करने के लिए हमारे शाओचे को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। पर थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो उसे पूरी तरीके से हील करके कहता है कि आज जैसा सेशन हुआ ना, ऐसा 6 और करने पड़ेंगे, फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वैसे यहाँ शाओचे की इतनी बुरी हालत देखने के बाद वो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तो वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है ये करना आसान है? तुम्हारी जैसे 10th लेवल की जीनियस को हील करने के लिए मुझ जैसे 1st लेवल की सारी पावर लग गई, बेचारा मैं। ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। वो उसे पूछते है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो बस अब जनाब की नौटंकी स्टार्ट हो जाती है कि मैं इतनी थकान के बाद अब नीचे तो नहीं सोने वाला, तो मैं कोई रूम ढूंढने जा रहा हूँ जहाँ मैं तन्हा अकेला सैडनेस के साथ सोऊं। अब उसने उसकी इतनी हेल्प की थी, तो ये बात जानने के बाद किंगवे से कहती है कि तुम बेड पे सो सकते हो। तो ये सुनने के बाद तो जनाब नाच उठते हैं कि वाह, मैं फिर से जीत गया। थोड़ी देर बाद बेड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो किंगवे से कह रहा था कि तुम्हें सच में ये करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने बीच में तकिया लगा दिया था ना। वो कहता है कि जितनी तुम्हारी मिस्टिक पावर है ना, मैं अगर तुम्हारे पास आया तो तुम मुझे फूंक मार के उड़ा सकती हो। जब देखता है कि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करी, तो वो कहता है कि हनी, तुम मेरी एक हेल्प करोगी?
वो कहती है क्या बताओ। वो कहता है हनी जब तुम आइस क्लाउड इमोर्टल पैलेस जाओ ना तो मेरे लिए 3 चीजें लेकर आना, 7 मिस्टिक का लिंगलोंग ग्रास, पर्पल पर्ल्स स्काई क्रिस्टल और मिस्टिक बीस्ट पैलेट। वो तो ऐसे मंगा रहा था जैसे कि धनिया पुदीना नींबू मंगा रहा हो। पर यहाँ किंगवे कहती है कि ये तो हेवन और अर्थ का ट्रेजर है ना, ऐसे एक साथ किसी को नहीं मिलते, पर तुम्हें ये तीनों एक साथ क्यों चाहिए। तो वो काफी सीरियस होते हुए कहता है कि अपने मिस्टेक विंग्स को रिपेयर करने के लिए। तो वो उसे प्रॉमिस करती है कि वो लाके देने की कोशिश करेगी। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ श्याओ चे अपनी वाइफ किंगवे के पास जाकर उसे किस करने ही वाला था कि तभी घंटी की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है और पता लगता है कि ये तो सपना था। तो उसे तो काफी गुस्सा आ रहा था कि आखिर किसकी हिम्मत है इतनी सुबह सुबह बेल बजा के मेरा मूड खराब करने की, अच्छा भला सपना तोड़ दिया। और फिर हमें पता लगता है कि ये बेल मीटिंग हॉल का था जहाँ थर्ड एडल पहुंचते हैं तो उनकी नजर पड़ती है यू लॉन्ग के ग्रैंडफादर और फैमिली हेड के बीच में बातें चल रही थी। तो वो जाकर पूछते हैं कि आखिर इतने सुबह सुबह ये बेल क्यों रिंग की। पर फैमिली हेडर उनके पास खुश होकर जाते हुए बताते हैं कि हमें श्याओ ट्राइब से एक लेटर रिसीव हुआ है। तो ये सुनकर थर्ड एडलर भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। फैमिली हेड बताते हैं कि जब से उनकी फैमिली लियोयुन सिटी पर आकर बसी है तब से 100 सालों से इनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं था, पर अब फाइनली उनकी तरफ से एक लेटर रिसीव हुआ है। तो ना केवल वो लोग अपने फेवरेट सन को यहाँ भेज रहे हैं बल्कि हमारे यहाँ का एक डिसाइबल अपने साथ श्याओ ट्राइब में लेके जाएंगे। तो ग्रैंडफादर ये सुन के काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन लोगों ने हमें एक्नॉलेज किया। तो ये सुनकर फैमिली एल्डर हामी भरते हैं। तो यहाँ एल्डर का कहना था कि वो अपने पोते को भेजेंगे ताकि उसके मिस्टेक मीन्स ठीक हो सके, पर फैमिली हेड का चेहरा उतर जाता है ये सुनने के बाद। इधर यूलोंग के दादाजी आकर ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं जैसे कि ये लेटर स्पेशली उनके पोते के लिए आया है। यहाँ वो अपने पोते यूलोंग की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि उन्हीं को भेजना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ का नाम रोशन करेगा। पर फैमिली हेड उसके हाथ से वो लेटर लेकर कहते हैं कि हमारे सेक्ट में और भी बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, इसीलिए हमें बाकी सबके बारे में भी सोचना होगा ना। तो ये सुनने के बाद वो एल्डर कहते हैं कि मेरे पोते यूलोंग के अलावा और कौन है जो यहाँ पर पावरफुल है और उससे कोई टक्कर लेने की सोचेगा। और यहाँ वो शाचे की काफी ज्यादा बेइज्जती करते हुए कहते हैं कि वो तो एक लूजर है, उसके पीछे कितने ट्रेजर वेस्ट करें। ये सुनकर दादाजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यहाँ एल्डर और ज्यादा भड़काते हुए कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि श्याओचे वाले तुम्हारे पोते को नोटिस करेंगे, वो इतना ज्यादा यूजलेस है, इतने सालों में तुम काफी कुछ उसके ऊपर वेस्ट कर चुके हो। अब मुझे नहीं लगता कि इस अपॉर्चुनिटी को उसके पीछे वेस्ट करना चाहिए। आपकी हिम्मत भी कैसे हो रही है ये सोचने की कि आप श्याओ ट्राइब वाले को अपने बेटे को भेजेंगे वहाँ। अब तो थर्ड एल्डर का सब्र जवाब दे देता है। वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस पर अटैक करने वाले थे। यहाँ थर्ड एल्डर का पावर इतना ज्यादा था कि फैमिली हेड भी उनके आगे कुछ नहीं कर पाते। यहाँ यूलोंग के दादाजी उन्हें रुकने को कहते हैं, ये कहते हुए कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पोते का ख्याल श्याओ सेक्ट वाले रखने वाले हैं। ये बात एकदम सच थी। तो सुनने के बाद दादाजी शांत हो जाते हैं और फिर काफी गुस्से में वहाँ से काम का बहाना करके निकल जाते हैं। यहाँ सेकंड एल्डर की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो गई थी। दूसरी तरफ हमें किंगवे को दिखाया जाता है जो अपने मेरिडियंस के अनब्लॉक होने पर अपनी पावर का टेस्ट कर रही थी और अब उसकी पावर सच में 3 गुना ज्यादा बढ़ने की वजह से वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाती है। वो प्रैक्टिस करते हुए इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यूलोंग उसे देखता रह जाता है और जब ये चीज किंगवे नोटिस करती है तो वो शांत हो जाती है। यहाँ यूलोंग उससे बात करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो वो उसे साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कह देती है कि श्याओ चे अभी यहाँ नहीं है। पर वो तो उसे मक्खन मारने लगता है कि मैं तो आपसे मिलने आया था, सुना है कि आप 18 सालों में ही 10th लेवल की जीनियस बन गई है, मैं तो आपको देखना चाहता था। पर वो कह देती है कि मैं प्रैक्टिस करने में बिजी हूँ। तो ये सुनने के बाद उसका मुंह बन जाता है कि कितनी एरोगेंट है। फिर वो कहता है कि आप गलत समझ रही है, मैं तो आपके साथ प्रैक्टिस करने आया था, मैं इस पूरे सेक्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ, तो क्या आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना पसंद करेंगी। ये सुनने के बाद वो उसके साथ फाइट करने लगता है जहाँ मिस किंग ये अपनी पावर का यूज भी नहीं करती, काफी स्मूथली उसे घायल कर देती है। अब ये देखने के बाद तो वो और ज्यादा जोश में आकर उसके साथ फाइट करने जाता है। इस बार तो वो अपनी पावर भी रिलीज कर रहा था पर मिस किंग वे उसे घुमाकर ऐसा जोरदार चांटा मारती है ना कि घूमते घूमते दूर गिर जाता है, बेचारे का दांत भी टूट जाता है। ये देखने के बाद उसका दिमाग घूम जाता है और वो कहता है लगता है मुझे सीरियस होना ही पड़ेगा। ये बोलकर वो फिर से उस पर जोश जोश में अटैक करने जाता है पर यहाँ किंग वे काफी स्मूथली उसे दोबारा पटकते हुए एक जोरदार थप्पड़ देती है। दूसरी तरफ से श्याओ चे भी आ रहा था और उसे नजर आ जाता है उड़ता उड़ता यूलोंग जो कि सीधा आकर उसके पैरों में गिरता है। ये देखने के बाद उसे पता लग गया था कि ये महान काम और किसी ने नहीं उसकी बीवी ने किया है। पर फिर भी वो यूलोंग के पास जाकर कहता है कि भैया आप ऊपर आसमान से कहां से आए। तो वो कह रहा था कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वो उसके चेहरे की चोट नोटिस करते हुए कहता है कि किस तरीके की प्रैक्टिस कर रहे थे आप, आपके मुंह से तो खून निकलने लगा। वो उसे पूछा था कि भैया क्या तुम ठीक हो। तो वो लंगड़ाते लंगड़ाते जाते हुए कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी इतनी बुरी हालत देखने के बाद वो सोच रहा था कि ये लड़की तो सच में इतनी पत्थर दिल है,
पर मुझे पसंद है। दूसरी तरफ सभी एल्डर्स और जनरल मिलकर रेडी हो रहे थे शाओ ट्राइब के उस मेंबर का स्वागत करने के लिए, जहां उनका गेटमैन आकर उन्हें अनाउंस करता है कि वो आ गए हैं। तो फैमिली हेड सारे एल्डर्स के साथ वहां मौजूद होते हैं, उन्हें ग्रीट करते हुए बोल रहे थे अपने बारे में। देखने से लग रहा था कि ये पर्सन काफी ज्यादा एरोगेंट है और इसका नाम क्वांग यून है। ये पर्सन तो मीटिंग हॉल में आने के बाद वहां की बुराई स्टार्ट कर देता है कि एल्डर ने तो कहा था ये जगह काफी अच्छी होगी, पर देख के लगता नहीं है। और फिर वो यहाँ सबको साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में कहता है कि वो कल सुबह उस इंसान को चूज करेगा जिसे वो अपने साथ अपने ट्राइब में लेके जाने वाला है, इसलिए सबको रेडी रखने को कहना। जहाँ एल्डर काफी पोलाइटली डरते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो अपने फादर का लाया हुआ ट्रेजर उन्हें देता है, ये कहते हुए कि ये मिस्टिक विंस को भी ठीक कर सकते हैं। ये सुनने के बाद तो शाओ जे की आंट काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर सामने आ जाती है, और जैसे ही कुंग की नजर उस पर पड़ती है वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस नजर आ रहा था, और अब ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे सफर की वजह से वो बुरी तरीके से थक गया है। तो यूलोंग को उसकी सेवा में अपॉइंट किया जाता है। वो उसे रूम की तरफ ले जा रहा था, पर वो तो शाओ जे की आंटी से पूछ रहा था कि उसका नाम क्या है। जहाँ थर्ड एल्डर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर सेकंड एल्डर उसे रोक देते हैं कि कोई पंगा मत करो। तो ये देखते हुए शाओ जे बीच में आकर कहता है कि आप काफी ज्यादा थक गए ना, तो क्यों ना मैं आपकी मसाज कर दूं। आंट तो डर रही थी, पर वो उन्हें रिलैक्स कराता है। दूसरी तरफ क्वांग के साथ जो एल्डर आए थे वो उसे समझाते हुए अपने साथ ले जाते हैं, जिस पर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। और यहाँ यूलोंग समझ जाता है कि आंट पर इसका दिल आ गया है और वो कुछ प्लान करने लगता है। दूसरी तरफ क्वांग अपने रूम में जाके काफी ज्यादा चिढ़ रहा था उस एल्डर पे कि मेरी जरा सी भी इज्जत नहीं करते। उसका सर्वेंट उन्हें कहता है कि हमारे हेड ने कहा है कि यहाँ पे कोई पंगा नहीं करना, तो इसलिए उनकी बात मानो। इस बात पे तो वो और ज्यादा चिढ़ जाता है कि मैं तो बस उस लड़की से उसका नाम पूछ रहा था ना, इतना ज्यादा चिढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ यूलोंग आकर आंट का परिचय देते हुए कहता है कि उसका नाम लिंगशी है, पर यहाँ यूलोंग उसे कहता है कि वो यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं है, अगर उसे देखना है तो मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ। और ये बोलकर वो उसे किंगवे को दिखाने ले जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश हो रहा था। और यहाँ यूलोंग उसे सारी चीजें बता देता है कि ये उस यूजलेस की बीवी है। ये सुन के तो उसे गुस्सा आ रहा था कि ये कहाँ का जस्टिस है, इस तरीके की गॉडेस उस तरीके के नमूने के साथ कैसे शादी कर सकती है। और यूलोंग तो उसके गुस्से को भड़का रहा था कि आप सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो आप जैसी के साथ सूट करेगी। पर वो पूछ रहा था कि अब जब तुम आइडिया दे रहे हो तो क्या तुम्हारे पास कोई सजेशन है। तो यूलोंग उसके कान में एक आइडिया बताता है कि उसके पास एक तो तरीका है। ये सुन के वो काफी खुश होते हुए कहता है कि लेकिन अभी के लिए तो उसे लिंगशी चाहिए। तो यूलोंग इसके लिए भी रेडी हो जाता है। दूसरी तरफ शाओ चे को दिखाया जाता है जो लास्ट सेशन कर रहा था, और फिर वो कहता है कि बस ये लास्ट टाइम है, अब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। यहाँ किंगवे शाओ चे से पूछती है कि आखिर तुम्हें हमारे आइस क्लाउड के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता। ना सिर्फ तुम्हें पता है बल्कि तुम इसके टैक्टिक के बारे में सारी चीजें जानते हो, तो तुमने ये सारी चीजें कहाँ से पता की। तो ये सुनने के बाद शाओ चे अपने मास्टर के बारे में बताता है कि वो काफी अच्छे पर्सन थे, उन्होंने ही मुझे सारी चीजें सिखाई हैं, बताई हैं। मैं अपनी जिंदगी का ऋण कभी नहीं चुका सकता, मैं उनका अकेला स्टूडेंट था। और ये बोलते हुए वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। किंगवे ने कभी ऐसे मास्टर के बारे में नहीं सुना, तो वो पूछती है वो कहाँ के मास्टर है। पर इससे पहले शाओ चे कुछ बता पाता, वो थक कर उसके कंधे पे सर रख देता है। किंगवे को लग रहा था कि वो शायद कुछ गलत करने वाला है, पर वो उसे हटाती है तो पता लगता है कि वो बेहोश हो चुका है। इसके बाद वो अपने पावर की हेल्प से उसे हील करने लगती है। यहाँ वो उसे हील करते हुए सोच रही थी कि पता नहीं कितने ज्यादा सीक्रेट है जो उसने छुपा रखे हैं। पर तभी शाओ चे को होश आ जाता है और वो कहता है कि थैंक यू हनी। इधर किंगवे कह रही थी कि मैंने सुना है शाओ ट्राइब से कुछ लोग यहाँ डिसेबल चुने आए हैं, तो जिस तरीके की तुम्हारी मेडिकल स्किल्स है तुम्हें यूज करना चाहिए उसका। पर वो कहता है कि काफी सारे लोग ट्राई करें, तो मैं अपने एफर्ट्स वेस्ट नहीं करना चाहता। पर वो उसे समझाती है कि शाओ ट्राइब 4 मेजर सेक्ट्स में आते हैं, तो अगर वो वहाँ चला गया तो उसे काफी सारे यूनिक ट्रेजर मिलेंगे और वो खुद के मिस्टिक विंस को ठीक कर सकता है। इधर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए कहता है कि मेरे पास एक और रास्ता है मेरे मिस्टिक विंस को ठीक करने का। वो उसे काफी एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या। वो कहता है किस, और वो पाउडर भी बनाने लगा था, तो ये देख के वो उसकी अच्छी कुटाई कर देती है। दूसरी तरफ हमें लिंगशिंग को दिखाया जाता है जो वो पाउडर लेने आई थी, जो फैमिली हेड को गिफ्ट के तौर पे मिल रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें मीटिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सारे के सारे स्टूडेंट मौजूद थे, और यहाँ एल्डर एक काफी इमोशनल स्पीच दे रहे थे। उनकी एक्टिंग देखने के बाद शाओ चे कहता है कितने अच्छे एक्टर है ना, इन्हें तो मूवीज में ट्राई करना चाहिए। पर एल्डर की इतनी पकाऊ और बोरिंग स्पीच से हमारा क्वांग यून काफी ज्यादा बोर हो जाता है, और फिर वो उन्हें ये लेक्चर बंद करने को बोलकर काम आगे बढ़ाने को कहता है। इधर क्वांग एल्डर को वही पिल लाने को कहता है जो उसने कल दी थी, वो उसी के जरिए अपना नया डिसाइबल चुनने वाला था। तो एल्डर उसके सामने गिर के उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्होंने इस पिल को सेफली अपने फार्मेसी में रखा, लेकिन आज सुबह सुबह उन्हें पता लगा कि वो चोरी हो चुका है। यहाँ थर्ड एल्डर लिंगशी से पूछ रही थी कि क्या उसने किया, तो वो मना करती है। दूसरी तरफ क्वांग को यकीन नहीं हो रहा था, वो कहता है कि आप उल्लू बना रहे हैं। एल्डर मना कर रहे थे कि नहीं मेरी ये हिम्मत। पर यहाँ शाओ चे को थोड़ा थोड़ा एहसास हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी तरफ क्वांग गुस्सा होते हुए कहता है कि मेरा दिया हुआ गिफ्ट चोरी हो गया, इतनी जरूरत। और फिर वो कहता है कि हमारे शाओ ट्राइब के रहते हुए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी टेक्निक्स मौजूद है जिससे हम सेंस कर सकते हैं कि चोरी किसने की है। इसके बाद अपने गार्ड को ऑर्डर देता है जो कि अपने मिस्टिक पावर का यूज करके सेंस करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ एल्डर सबको धमकी दे रहे थे कि पता लगने से पहले ही अपनी गलती मान लो, और फिर वो काउंटिंग करने लगते हैं। पर उतनी ही देर में वो गार्ड वो पिल लेकर पहुंच गया था, जिसे देख के तो क्वांग खुश
खुश होता है कि क्या बात है जीव, तुम तो काफी जल्दी ढूंढ कर ले आए, अब बताओ तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो वो कहता है रूम नंबर 66 पिलो के नीचे, और ये रूम और किसी का नहीं बल्कि लिंगशी का था। तो वो काफी डरते हुए कहती है कि ये उसने नहीं किया, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो ये स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एल्डर लिंगशी से पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, पर लिंगशी का कहना था कि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो एल्डर उसे डांटते हुए कह रहे थे कि तो क्या वो दवाई अपने आप उड़ते हुए तुम्हारे तकिए के नीचे पहुंच गई। बेचारी लिंगशी को बार बार मना करते देखकर शाओजी को पता लग जाता है कि कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो अब आंट लिंगशी रोने लग जाती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो बुरी तरीके से फंस गई है। यहाँ वो क्वांग कह रहा था कि इतनी शातिर चोर एक चोरनी निकलेगी, वो भी खूबसूरत सी, उसे नहीं पता था। वैसे हमने पहले ही तुम्हें कहा था कि उठ के कन्फेस कर लो, लेकिन तब तुमने नहीं किया, तो अब मैं तुम्हें सजा दूंगा, तो हमें ब्लेम मत करना। ये देखने के बाद एल्डर उनके पैरों में झुक के माफी मांगने लगते हैं कि उसे छोड़ दो। मुझे लगता है कि उसने ये पाउडर इसलिए चुराया होगा ताकि वो अपने भतीजे को ठीक कर सके, क्योंकि वो जब से पैदा हुआ है तब से उसकी मिस्टिक वेन खराब है। तो लिंगशी को लगा होगा कि ये पाउडर शायद उसके मेरिडियन को रिस्टोर कर दे। उसने ऐसा गलती से किया, वरना वो इस तरीके की लड़की बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत बोली, बहुत मासूम है, प्लीज उस पर जुल्म मत करिए, उसे माफ कर दीजिए। ये देख के शाओजे कहता है कि ये बूढ़ा आदमी उससे मेरी आंट के लिए सिफारिश कर रहा है, पर असल बात तो ये है कि वो आंटी को गिल्टी प्रूव कराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अक्सर हम माफी तब मांगते हैं जब हमने गलती की हो, और यहाँ शाओजे का कहना था कि जब आंटी ने गलती की ही नहीं है तो फिर माफी मांगी क्यों जा रही है। और यहाँ कुआंग यून बड़ी बड़ी हाँकते हुए कहता है कि हमारे शाओ ट्राइब में ऐसा कोई रूल नहीं है, अगर गलती की है तो स्ट्रिक्टली इसकी सजा मिलेगी। मुझे पता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, लेकिन उसने गलती की है तो सजा तो मिलेगी। क्यों ना मैं लिंगशी को शाओ ट्राइब ले जाऊं और डिसिप्लिन रूम में उसे हैंड ओवर कर दूं, जिससे वो सभी उसे अच्छी सजा दे सके। ये सुनने के बाद तो शाओजे के दादाजी को भी गुस्सा आ रहा था, और उसकी आंट कहती है कि मुझे कोई सजा नहीं चाहिए क्योंकि मैंने कोई चोरी नहीं की। यहाँ क्वांग यून तो उसे फिर से बुरा भला बोलने वाला था, पर शाओजे रोकर कहता है कि मुझे चोरी के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं। दादाजी तो उसे मना कर रहे थे इस पछड़े में पड़ने से, पर वो आंट को कहता है कि अब डरना मत, मैं इस मसले को अच्छे से हैंडल करूंगा। आंट को उस पर भरोसा था। इधर एंडर को लगता है कि क्वांग को शाओ के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो उसे बताने लगते हैं, पर क्वांग उन्हें रोकर कहता है कि मुझे पता है ये वही लूजर है ना जिसने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, तो उसे लगता है कि ये क्या ही कर लेगा, तो वो उसे क्वेश्चन करने के लिए अलाउ कर देता है। यहाँ शाओजे एल्डर से पूछता था कि आप हमेशा अपने शब्दों और कामों को जिम्मेदारी से करते हैं, तो जब आपको पता था कि ये इतना इंपॉर्टेंट ट्रेजर है तो आपने इसे फार्मेसी में क्यों रखा, जो कि बहुत ज्यादा अनसेफ प्लेस है। ये सुनने के बाद तो एल्डर का भी दिमाग खराब हो जाता है, और यहाँ यूलोंग के डैड खड़े होते हुए कहते हैं तो क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि एल्डर ने खुद से ही खुद की चीज को चोरी किया, तुम्हारी आंटी ने वो पाउडर तुम्हारे लिए चोरी किया है और अब तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो, इसलिए बकवास करना बंद करो। तो शाओजे बहुत ही मासूमाना अंदाज में कहता है कि मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि मैं तो इस चीज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि आखिर एल्डर ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो एक फैमिली हेड है पर उन्होंने एक डिसाइपल जैसी गलती की है। वो तो हमेशा से हमारे लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल रहे हैं, फिर आज उनसे ऐसी गलती कैसे हो गई, है ना एड। तो एल्डर खुद को डिफेंड करते हुए कहते हैं कि वो मिस्टिक पाउडर काफी ज्यादा स्पिरिचुअल थी, और फार्मेसी में ऐसी बहुत सारी दवाइयां मौजूद है, तो इसलिए मैंने उसे दवाइयों के साथ रख दिया। और शाओ सेक्ट के लोग इतने ज्यादा अच्छे बिहेव करते हैं कि कभी उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो मुझे नहीं पता था कि ये हरकत होगी कि कोई उसे चोरी कर लेगा। और ये बोलते हुए वो आंट की तरफ देख रहे थे, तो यूलोंग के डैड कहते हैं कि देखा तुमने, खामखा तुम एल्डर पे इल्जाम लगा रहे थे। ये सुनने के बाद शाओजे कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और फिर वो एल्डर से पूछ रहा था कि जब आपने उस बॉक्स को फार्मेसी में रखा होगा तो वहाँ तो और भी ज्यादा दवाइयां मौजूद है, फिर तो उस दवाइयों का सेंट उस बॉक्स में जरूर पड़ा होगा ना, तो क्या आप मुझे वो बॉक्स दे सकते हैं ताकि मैं स्मेल करके देख सकूं। एल्डर को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और दूसरी तरफ क्वांग का सर्वेंट जियो आगे आकर कहता है कि वो मिस्टिक पावर काफी ज्यादा प्रीशियस चीज है, हम ऐसे किसी को नहीं दे सकते। तो ये सुन के क्वांग कहता है कि अगर इसके मन में कोई डाउट है तो उस डाउट को क्लियर करो, तो इसे स्मेल करके बताओ कि क्या इसमें किसी हर्ब की सेंट है या नहीं। तो जियो से स्मेल करके बताता है कि इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल है। सब लोग काफी ज्यादा घबरा रहे थे, पर यहाँ शाओ घबराता नहीं है। वो उनसे पूछ रहा था कि किस तरीके के हर्बल की सेंट आ रही है। तो एल्डर बात को घुमाते हुए कहते हैं कि फार्मेसी में बहुत सारी मेडिसिन मौजूद है, और अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग स्मेल होती है, तो उस बॉक्स को वहाँ रखने की वजह से सारी की सारी स्मेल मिक्स होकर उस बॉक्स में आ गई है। तो ये सुनने के बाद शाओजे कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि सारी दवाइयों का सेंट मिक्स हो गया होगा, लेकिन फिर भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन कौन सी दवाई का सेंट मिक्स हुआ है, क्योंकि हर दवाई का सेंट अलग अलग होता है। किसी का मीठा होता है, किसी का फिशी होता है। जो फार्मेसी में जाते रहते हैं उन्हें इस चीज के बारे में अच्छे से पता होगा। ये देख के तो एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि हमेशा तो ये लड़का बेवकूफ बन के रहता है, लेकिन आज इतने इंटेलिजेंट बातें कर कैसे रहे। और यहाँ शाओजे कह रहा था कि बेबी गलती कर दी तुमने स्पिरिचुअल हर्ब्स के बारे में बात करके, मेरा तो दिन ही उसी में गुजरता है। इसके बाद तो शाओ क्वांग को सर पे चढ़ाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि आपके शाओ ट्राइब में बहुत न्याय होता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग ये नाइंसाफी करोगे कि किसी बेकसूर को सजा मिले और कोई कसूरवार आपके हाथों से छूट जाए। वैसे उसका इशारा यूलोंग की तरफ था। इधर एल्डर भी क्वांग को मस्का लगाते हुए कहते हैं कि अब आप ही पता लगा सकते हैं इस चीज का, तो पता लगा के बताइए। इधर क्वांग ऐसे दिखाता है कि वो
वो इन सब से काफी ज्यादा थक चुका है और फिर वो बॉक्स को स्मेल करके बताता है कि इसमें से हर्ब की काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है और वो भी फिशी टाइप की। तो ये सुनने के बाद शाओचे कहता है कि कितनी अजीब सी बात है ना, मैंने तो गलती से फिशी कह दिया था, बल्कि हर्ब का स्मेल तो या तो स्वीट होता है या तो कड़वा होता है, पर मिस्टर क्वांग को तो फिशी स्मेल आई है। ये चीज मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। यहाँ पर कोई है जो मुझे इस बात को एक्सप्लेन करके बता सकता है कि इन्हें ऐसा स्मेल क्यों आया? ये देखने के बाद तो किंगवे भी मुस्कुरा देती है कि उसका हस्बैंड कितना स्मार्ट है।